नमस्ते, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। तो धामी का अल्मोड़ा दौरा, उसकी चर्चा करते हैं। जन आशीर्वाद रैली को वहां पर संबोधित करेंगे। रैमजे मैदान से ये जनसभा होगी। नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे। सीएम बनने के बाद धामी का ये पहला अल्मोड़ा का दौरा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रैमजे मैदान में जनसभा होगी। नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन का करेंगे लोकार्पण। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद धामी का ये पहला अल्मोड़ा दौरा है। इस दौरान जन आशीर्वाद एक रैली होगी, उसको संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर देखने को मिलेगा। रैमजे मैदान में ये जनसभा होनी है। नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम बनने के बाद धामी का ये पहला अल्मोड़ा दौरा है, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ में सुदीप जैन विशेष सहयोगी हमारे हमसे सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुदीप, किस तरीके का ये पूरा दौरा होने वाला है अल्मोड़ा में सीएम का, जरा बताएं विस्तार से। जी देखिए, मुख्यमंत्री को 4 सितंबर को 2 माह का समय पूरा हो चुका है और जो जन आशीर्वाद यात्रा जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी जिले से की थी, आज उसका दूसरा चरण है। इस चरण के तहत मुख्यमंत्री आज अल्मोड़ा में हैं। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड होने से पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बताई जा रही थी, हालांकि मौसम वजह था। मुख्यमंत्री वापस साहिसदारा हेलीपैड आए रेस्ट के लिए और दोबारा वो टेक ऑफ कर चुके हैं। कुछ ही देर में अल्मोड़ा लैंड कर जाएंगे। इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कलेक्ट्रेट भी मुख्यमंत्री जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आज का जो अल्मोड़ा दौरा है मुख्यमंत्री का, ये अहम है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुख्यमंत्री का दौरा थोड़ा लेट हुआ है। इसमें हेलीकॉप्टर में एक खराबी को जो पहले बताया जा रहा था, असल में मौसम वजह बना है इस दौरे में थोड़ी सी देरी के लिए। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा वहां पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? तो किन किन कार्यक्रमों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे या फिर लोगों से मुलाकात भी करने की, संबोधित भी करेंगे, ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। क्या पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा सीएम का पहुंचने के बाद? जी देखिए, मुख्यमंत्री लैंड होने के बाद कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से मिलेंगे। उनको रिसीव करने में डीएम कप्तान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू करेंगे क्योंकि वो पहले ही थोड़ा विलंब हो गई है, और इसके बाद वो कलेक्ट्रेट भवन की ओर जाएंगे जहां अफसरों से मिलेंगे। लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री कुछ कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के बाबत भी चर्चा करेंगे, ऐसी जानकारी है। इसके बाद देर शाम उनकी वापसी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि बहुत कुछ उनकी वापसी मौसम के रुख पर भी निर्भर करेगी कि मौसम की कितनी इजाजत मिलती है हेलीकॉप्टर को उड़ने और वापस लैंडिंग के लिए। दी, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों का रुख करते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। तो अगली खबर जो है वो देहरादून से आ रही है। देहरादून में रायपुर विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी में घमासान मच गया है, जिसके चलते क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव संगठन भी बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से मुलाकात की है। अचानक हुई इस मुलाकात को क्षेत्र में हुए बवाल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर उमेश शर्मा काऊ के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी की समस्याओं को औकात में रहने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के सदस्यों को, माफ कीजिएगा, ये बात सामने आ रही है। बीएल संतोष से मिले हैं। सुदीप हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, अचानक हुई इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या मायने निकाले जाएं? जी देखिए, मायने वही हैं जो हम खबर के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल हमने देखा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पूर्व जो उमेश शर्मा काऊ विधायक हैं रायपुर सीट से, उनके बैनर लगे गए थे। इल्जाम यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम के करीबी समर्थकों ने ऐसा काम किया था। देखिए, उमेश शर्मा काऊ का एक बड़ा जनाधार है, पार्टी इस बात से इनकार नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि जो कांग्रेस के बागी जो भाजपा में शामिल हुए और चुनाव जीते, उसमें से ही एक बागी उमेश शर्मा काऊ हैं। और इस पूरे प्रकरण की जब जांच के आदेश मदन कौशिक ने दिए, कुलदीप कुमार प्रदेश महामंत्री संगठन के नेतृत्व में कमेटी बना दी। इस बीच काऊ का कल बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिलना कहीं ना कहीं ये संकेत है कि काऊ को हल्के रूप में न लिया जाए। वो मजबूत विधायकों में से और डायरेक्ट दिल्ली में भी उनकी पकड़ है, पहचान है, परिचय है। लिहाजा जो फोटो बाहर आई है कुछ यही संदेश दे रही हैं कि कोई अनावश्यक दबाने का प्रयास ना करे। वहीं चर्चा ये भी है कि इस कार्यक्रम को बिगाड़ने की भी कोशिश की गई। लिहाजा ये नाराजगी उमेश शर्मा काऊ को दिखी, क्योंकि काऊ बहुत सीजन्ड और बहुत जमीनी पकड़ वाले नेता हैं।
हालांकि औकात जैसे शब्दों का उनका प्रयोग बिल्कुल करना वही है, वही उनका देखा, वो आक्रोश रहा होगा, तस्वीरें जो जिसे देखने भी, को मिली थी सुदीप, वो उचित जो नहीं तस्वीरें ठहराया उस जा दिन सकता। देखने को मिली थी कि धन सिंह रावत के सामने इस तरीके से कार्यकर्ताओं को कहा गया, अपशब्द कहे गए थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, 2-3 दिन पहले का मामला है मुझे लगता है। जी, ये शनिवार की बात है और ये नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था तुम्हारी औकात क्या है, और उसके बाद हालांकि धन सिंह रावत के अनुरोध पर, मुख्यमंत्री के अनुरोध पर वो कार्यक्रम में रुके और पूरा कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। लेकिन जो शुरुआत में जो तस्वीरें सामने आ गई, उससे कहीं ना कहीं एक पार्टी जो अनुशासन संगठन की पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, उसको झटका लगा। इसी प्रकार हरिद्वार के रुड़की में भी कल मंत्री के सामने उत्पात कार्यकर्ताओं के बीच हुआ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर सवाल उठा रहा है, इनके प्रबंधन पर भी सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं अनुशासन पार्टी में टूट रहा है। और जैसे जैसे मुझे लगता है कि सुदीप चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे इस तरह के कई मामले अभी और देखने को मिल सकते हैं सामने, क्योंकि अगर संगठन की स्थिति है तो जाहिर सी बात है इस तरह के कई मामले अभी देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए एक प्रकार से जोर आजमाइश भी है और कहीं ना कहीं जो एंटी विधायक कैंप होता है पार्टी में ही, जो टिकट का दावेदार होता है या विधायक से नाराज कुछ चल रहे कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि राजनीति में सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो हो सकता है अभी का नहीं किया जा सकता। चलिए बहुत शुक्रिया सुदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी सुदीप जुड़े हुए थे और सीधे तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है, संगठन क्या काम कर रहा है, उस सीट के दावेदार किस तरीके से आमने सामने आ रहे हैं, ये बात भी सामने आई। बढ़ते आगे तो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार से तत्काल 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। उपाध्याय ने कहा है कि अगर यात्रा शुरू नहीं की गई तो आने वाली एकादशी को खुद बद्रीनाथ जाकर भगवान श्री बद्री विशाल के चरणों में यात्रा आरंभ करने हेतु प्रार्थना पत्र करेंगे। उनका कहना है कि 4 धाम यात्रा से अपना परिवार चलाने वाले कई संगठनों से उन्होंने मुलाकात की है और अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। वहीं जब स्कूल खुल गए हैं तो 4 धाम यात्रा से सरकार को परहेज क्यों है? हमारी सरकार आएगी तो भंगी नहीं करेगी, हम उस कानून को रद्द करेंगे। जो उन्होंने अधिनियम बनाया है, जो भी बनाया है, हम उसको रद्द करेंगे। और ये यहाँ के लोगों के ऊपर कुठाराघात है, जो पुश्तैनी हक हकूक है। मैं तो वनाधिकार आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा हूँ और ओबीसी की लड़ रहा हूँ। ओबीसी अगर उस समय हमारे लोग जागरूक होते तो पूरा उत्तराखंड ओबीसी आरक्षण में होता, कितना बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए जो है निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी तो मुझे उसको सपोर्ट करने में कोई वो परहेज और गुरेज नहीं है। लेकिन अगर सकारात्मक कदम नहीं उठाए एकादशी से पहले, तो मैं एकादशी के दिन जाकर के उन सारे जितने भी इन्होंने इस पर रोक जो लगा। सीडीएस बिपिन रावत भारी सुरक्षा के बीच मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से देश के विकास के साथ ही आर्मी को बेहतर किए जाने को लेकर किए जा रहे रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। बिपिन रावत के मसूरी दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीडीएस बिपिन रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई। इस दौरान दोनों के बीच राज्य के विकास के साथ ही अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीडीएस बिपिन रावत का ये मसूरी दौरा, ये कल की तस्वीरें जब मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि देश के विकास पर चर्चा हुई इन दोनों के बीच। ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आर्मी को बेहतर किए जाने पर भी चर्चा हुई। सीडीएस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। तो चीफ डिफेंस बिपिन रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। सड़क में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग तेज हो रही है। जानवरों के प्रति सद्भावना और उनके रखरखाव को लेकर ब्राह्मण समाज भी अब आगे आने लगा, क्योंकि खान पान सही से नहीं होने पर जानवरों की मौत भी हो जाती है। तो वहीं लालकुआं के अष्टभुजा महालक्ष्मी मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर महाराज ने भी दोनों राज्यों की सरकार से आग्रह किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, जिससे गाय और उसके बच्चों को सही पोषण मिल पाए और गाय की अच्छी देखभाल हो सके। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके जो गाय हमारी माता के रूप में जिसे हम मानते हैं, और गाय के संवर्धन के लिए, गाय के पालन पोषण के लिए
उसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। जब राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित कर दिया जाएगा तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो उन्हें प्रताड़ना होती है, वह उन्हें नहीं। तो उत्तराखंड सरकार पूर्व सैनिकों की एक बड़ी परेशानी को जल्द खत्म करने जा रही है। सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड में करीब 22,000 ऐसे कर्मी हैं जिन्हें उपनल के माध्यम से नौकरी में जाने का आदेश साल 2012-13 में हो गया था। इसके विरोध स्वरूप इनकी आए दिन होने वाली हड़ताल व विरोध को देखते हुए सरकार अब इन्हें सैनिक निदेशालय के माध्यम से रोजगार देगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों के साथ बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पूर्व सैनिकों को केंद्र से बड़ी मदद मिलती है, जबकि उपनल में वो सुविधा नहीं मिल पाती है। पूर्व सैनिक हमारे पहले जो हमारे सैनिक निदेशालय हैं उसमें सैनिक व कुछ जगह पूर्व सैनिकों के बच्चे सेवारत हैं। 2013 से पहले वो विभागीय संविदा के तहत उनको ट्रीट किया जाता था, क्योंकि उसमें 75% पैसा भारत सरकार से आता है। लेकिन 2012-13 में कोई एक जो एमडी था उस पर डबल चार्ज था, एमडी का भी था और उपनल का भी था, कि सैलरी का 2.5% हमें मिलेगा करके उसने उसको उपनल के तहत ले लिया। आज मैंने हमारे जो सेक्रेटरी मिस्टर फनाई, निदेशक सैनिक कल्याण मेजर यादव, सारे अधिकारियों के साथ बैठक की, वित्त के लोग भी यहाँ पर थे। तो हमने कहा कि इनको उसमें विभागीय संविदा में कराया जाए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब इससे भी हम बात करेंगे, क्योंकि पूर्व जो लोग की स्ट्राइक थे उनको स्ट्राइक हमने समाप्त करवाई है। उनसे कहा कि हम आपके लिए बातचीत। अब बात पौड़ी की करते हैं। तो पौड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हुई अवैध नियुक्तियों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पुतला फूंका। आपके युवा मोर्चा के अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी का कहना है कि मंत्री ने जिस प्रकार अपने चहेतों को नियुक्तियां दिलाई हैं, उससे पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार खुद को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने सरकार से सभी नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग की है। देखिए, वैसे तो विगत 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की दिशाहीन सरकार की तमाम खामियां, तमाम भ्रष्टाचार और तमाम दलाली और कमीशन खोरी के मामले सामने आ रहे थे। लेकिन अभी जो कल एक मामला सामने आया है मुक्त विश्वविद्यालय में, जिस तरीके से उन्होंने असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पद पे 8 अपने लोग लगाए हैं। टोटल 56 पदों में सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके आरएसएस के प्रचारकों को और जिस तरीके से कुलपति के लोगों को लगाया गया है, इससे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का जो बेरोजगार एक उम्मीद की किरण से देख रहा था कि कहीं उसका भी नंबर आएगा, आज शायद उत्तराखंड के बेरोजगारों को ये लग रहा है कि अगर उनकी पहुंच भारतीय जनता पार्टी तक है तो शायद उनकी नौकरी लगेगी, अन्यथा वो ऐसे घूमते रहेंगे। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना नजर आ रहा है। तीसरी लहर से बचने के लिए दून मेडिकल कॉलेज की तरफ से दून अस्पताल में निकू वार्ड बनाया गया है, जिसके अंडर 53 PUICU वार्ड भी तैयार किए गए। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल कौशिक ने बताया कि अस्पताल में बाल रोग विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही कोरोना के इलाज के लिए आए बच्चों को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोविड के संख्या तो बहुत ही कम हो गई है, ऑलमोस्ट नील है। लेकिन क्योंकि पैंडेमिक है और केसेस नेशनल लेवल में आ रहे हैं और कई हमारा स्टेट तो थोड़ा कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये आशंका साइंटिस्ट द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा और लोगों ने व्यक्त की है कि आने वाले समय में 3rd लेयर आ सकती है और वो ज़्यादातर बच्चों के लिए विपत्ति का कारण बनेगी। तो इस वजह से हम को जो निर्देश मिले हैं और जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो हमने अलग से स्पेशल इस बार तैयारी की है, जिसमें हमने अपने नीकू वार्ड और पीकू वार्ड, जो नियोनेटल ICU और ये पीडियाट्रिक ICU, ये हमने इनको संख्या बढ़ाने के लिए काम किया है। और ऑक्सीजन बेड जो बच्चों के वार्ड में है वो हमने काम किया है। और ये सब हमने इसलिए किया है कि अगर 3rd वेव आती है तो ये आशंका बनी हुई कि बच्चों को प्रभावित करेगी, तो उसके हिसाब से हमने उनके लिए बेड्स, ICU बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स
हमने बाल लोक विभाग के अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसमें हमने बना के रखे हुए हैं। कोविड के संख्या तो बहुत ही कम हो गई है, ऑलमोस्ट नील है। आगे तो उत्तराखंड निकाय अस्थायी कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन नगर पंचायत परिसर में किया गया, जिसमें कर्मचारियों की कई समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही तमाम वक्ताओं ने कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि संविदा, दैनिक वेतन, आउटसोर्सिंग और उपनल में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग सालों से हो रही है, लेकिन मांग अब भी पूरी नहीं की गई, जिसके बाद बैठक में सबकी सहमति से फैसला लिया गया। जल्द ही देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारे जो मुद्दे हैं ये हमारे तीसरी बैठक है। तीसरी बैठक में हमारा ये नियमितीकरण जो हो रहा है, हमारा जो लेटर जा रहा है मुख्यमंत्री जी को, हम चाहते हैं कि हमारा जो दैनिक वेतन है, दैनिक वेतन में जो काम कर रहे हैं, संविदा में और आउटसोर्सिंग में उपनल के थ्रू जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको जो है परमानेंट किया जाए, है ना। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि जो है समान वेतन होना चाहिए। मुद्दा आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि हम लोग कोई 2002 से, कोई 2008 से, कोई 2005 से, कोई इससे पहले से भी नगर निकाय में कार्यरत हैं। कुछ संविदा में कार्यरत हैं, कुछ आउटसोर्स में हैं, कुछ उपनल के माध्यम से हैं और भी कई तरीके के दैनिक वेतन से कार्यरत हैं। मगर आज तक किसी कर्मचारी का नियमितीकरण से कोई वार्तालाप कुछ हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से एक विज्ञापन देना चाहते हैं कि हम लोगों नियमितीकरण करते हुए, मुद्दा आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि तो लाल कुआं में 2 दिन पहले हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सफल माना गया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इस दौरान महंगाई जैसे मुद्दों पर भी पार्टी ने तीखे प्रहार किए और 2022 में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार आने का दावा किया गया। वहीं लाल कुआं विधायक नवीन दुमका ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग मुझे नशेड़ी समझते हैं, पर मैंने जिंदगी में कभी नशा नहीं किया, लेकिन कई लोगों का नशा उतारा जरूर है। बाकी आने वाले समय में जनता अपना जवाब देगी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत धरना प्रदर्शन करना, मीटिंग करना, अपनी बात कहने के अलग अलग तरीके हैं। ये उसी का सामान्य सा हिस्सा है। जहाँ तक परिवर्तन यात्रा के जो मुद्दे हैं, आज हम ये कह सकते हैं कि हमने समाज के सभी वर्गों के लिए अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के, भय मुक्त समाज के लक्ष्य को लेकर के, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को लेकर के और समाज के किसी भी कोने में कहीं से भी आई हुई आवाज़ के अनुरूप काम करने का प्रयास किया है। हमारी सरकार सपनों को साकार करने वाली सरकार है। तो आप लोग देख रहे जनता सब कांग्रेस की तरह है, कह रही है कि गलती हुई तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग लाए, बेरोजगारी उसी मध्य में है और नौजवान युवा पीढ़ी के लोग उसी तरह से परेशान है इस समय में। और आप लोगों को खुद मालूम है कि किस प्रकार से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति चल रही है और इसको बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा करना अनिवार्य था, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलेगी और चलना है। तो आप लोग देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।